लालजी चौहान जी, आपका जौनपुर की पहली वेबसाइट JaunpurCity.in पर स्वागत है। आपका नाम जौनपुर में एक पहचान है सामाजिक सरोकारों से जुड़ के काम करने की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रेरणा समाज से जुड़ के काम करने की कैसे मिली और कहाँ से लगा कि नहीं, इसके लिए समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बचपन में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी, तो प्राइमरी स्कूल मेरे गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था। जी, और रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला पड़ता था। हाँ। आज भी वो नाला है मौजूद। जी। और बरसात के दिनों में नाला पार कराने के लिए मेरे परिवार के लोग कंधे पर बैठा कर ले जाया करते थे। जी। तब मैं फरीदाबाद पढ़ने जाता था। दोपहर को भी बरसात के दिन में वो लोग जाके वहाँ रहते थे। जी। और कंधे पर बैठा करके लेके आते थे। तो बचपन से ही मेरे दिमाग में बात थी कि और जगह जो है, कभी कभी डॉक्टर जो है बीमार हो, अगर आदमी बरसात में हो गया जी। तो डॉक्टर वगैरह नहीं जाया करते थे कि हम भाई जाएंगे तो भीग जाएंगे, वहाँ कोई पार करने कुछ नहीं। उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं थोड़ा सा सयाना हुआ, कुछ करने लायक हुआ, तो पहला तो ये काम करूँगा कि आवागमन का रास्ता अपने गाँव में करूँगा। एक नाला पर पुल बनवाऊँगा और हो सकेगा तो सड़क भी बनवाने में मदद करूँगा, प्रयास करूँगा। और सड़क नाला और नाला पर पुल और सड़क बन जाएगी तो एक प्राइमरी स्कूल भी यहाँ बनवाऊंगा, ताकि फिर भविष्य में मेरे बाद के बच्चे जो पढ़ने प्राइमरी में आए अपने गांव में ही पढ़ें, उनको कंधे पर बैठा के पार न करना पड़े। और महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समाज सेवियों का जीवन पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि सिर्फ आदमी को अपने निजी परिवार के लिए, अपने लिए ही जीना जरूरी नहीं है। समाज तब बनता है, दुनिया तब बनती है, देश तब बनता है जब आदमी अपने अलावा समाज के लिए भी और दुनिया के लिए भी कुछ करता है, कुछ कर सकता है। तो वही उसी क्रम में मैंने पढ़ाई लिखाई के बाद में जब ग्रेजुएशन किया, BA पास किया 1972 में। और आश्चर्य की बात यह कि जौनपुर से महज 7.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। गांव पिछड़े वर्ग के लोगों का है, मजदूर तबके का गांव था। और वहाँ मैं पहला ग्रेजुएट 1972 में हुआ, शहर से इतने नज़दीक होने के बावजूद। पढ़ाई का ये आलम वहाँ पर। उसके बाद से ही मैंने वहाँ पर 72 के बाद से ही 72 की गर्मियों में जून जुलाई में मैंने जो है श्रमदान कराया। वहाँ श्रमदान की पहल किया, गांव के लोगों ने साथ दिया। उस समय जो प्रधान हुए थे, और लोग गांव से सड़क, मेन सड़क शाहगंज रोड से लेकर के ITI और इंदिरा स्टेडियम के बीच से जो सड़क गई हुई पश्चिम तरफ मेरे यहाँ, नाले तक लोगों ने श्रमदान करके सड़क बनाया। अच्छा। उसके बाद फिर वो सड़क बन गई तो फिर 1-2 साल बाद ब्लॉक से एक पुलिया प्रयास करके बनवा दिया। उसके कुछ दिन बाद 1977 में कि विधानसभा के चुनाव के बाद जब जो विधायक जीते, उनसे संपर्क अपने अच्छे थे, प्रयास करके मैंने वो वहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक की पक्की सड़क, 1.5 किलोमीटर तक की गांव तक हुई। एक पुलिया जो पहले बनी थी, इंजीनियरों ने कहा कि नहीं, ये पुलिया नाकाफी है, दूसरी पुलिया उन लोगों ने बनवाया। तो वो सड़क बन गई, खड़ंजा हो गया। और कालांतर में वो सड़क जो है पिच भी हो गई। और 1 किलोमीटर तक न रह करके गांव के आखिरी छोर तक, बस्ती का जो आखिरी छोर था, वहां तक सड़क बनी। और एक पुलिया वहां भी एकदम पश्चिम में, वहां से लगभग 700-800 किलोमीटर और दूर, लगभग सड़क से 2.25 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, तालाब था, उससे पानी बहता था, जिससे उस बस्ती के लोगों को आना जाना मुश्किल होता था। वहाँ भी एक पुलिया बनी। इस तरह से सड़क बन गई। अच्छा, जिस टाइम आप पुलिया बनवा रहे थे तो क्या गांव के लोगों का पूरा सहयोग मिला या कुछ विरोध भी हुआ? नहीं, जब शुरुआत मैंने किया श्रमदान कराने के लिए, तो कुछ बहुत बुजुर्ग किस्म के लोग जो अंग्रेजों के ज़माने के थे, बहुत बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कहीं कहीं ये जरूर कहना शुरू किया, ये लड़का अभी नया पढ़ा लिखा है, BA किया, इसको पता नहीं है, सड़क बन जाएगी, पुल बन जाएगी तो उससे सीधे डकैतों की गाड़ी आना शुरू हो जाएगी। ये बिना मतलब जो ये काम शुरू कर रहा है। ऐसा 2-4 लोग कहने वाले थे। लेकिन और लोग जिनको नए जमाने की हवा लग गई थी, उन लोगों ने मिलकर के सहयोग किया। हल्की फुल्की 2-4 लोगों की आवाज़ ऐसी उठी थी, लेकिन वो बहुमत के आगे आवाज़ दबी। अच्छा, आपके गाँव का पूरा नाम? मेरे गाँव का पूरा नाम है सैदपुर गड़ौल। अच्छा, ये जौनपुर शहर से कितनी दूर है? जौनपुर शहर से 7.2 किलोमीटर पर ITI है। हाँ। और इंदिरा स्टेडियम है। वहीं से ठीक पश्चिम तरफ लगभग 1 किलोमीटर पर। 1 किलोमीटर पर ये गाँव। अच्छा, आज के समय में वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं?
जी, मुझे आपको बताने में खुशी है कि उस समय तो जब मैं पढ़ता था, जब मैंने शुरू किया काम, तो प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं था। एक प्राइमरी स्कूल मैंने प्राइवेट मैनेजमेंट बना करके, सोसाइटी रजिस्टर्ड करा करके, एक आदमी का घर था, खाली चला गया था पाही पर, उसके घर में मान्यता लिया, प्राइमरी स्कूल चला। लेकिन 1977 में ही जो विधायक हुए, उनके प्रयास से मैंने प्राइमरी स्कूल मंजूर करवाया। प्राइमरी स्कूल मंजूर हो गया। उसके बाद एक विकास केंद्र वहाँ बनवा दिया। उन्हीं के प्रयास से गांव में नसबंदी कैंप लगा करके, सबसे ज्यादा नसबंदी मेरे गांव में हुई, कैंप लगा तो ब्लॉक बीडीओ ने और डीडीओ ने प्रसन्न होकर के वहाँ पर जो है कि एक विकास केंद्र दे दिया। उसके बाद 1982-83 में मैं जिला 20 सूत्री का मेंबर हुआ, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते। तो मैंने अपने गांव का सिलेक्शन करा दिया ब्लॉक में फ्री में विद्युतीकरण में, और मेरे गांव में विद्युतीकरण भी हो गया। अच्छा। और किसी को एक पैसा नहीं देना पड़ा था। तो ये किस सन में बिजली आई? ये बिजली आई है हमारे यहाँ करीब 83-82 के आसपास। 1983 में आई। अच्छा। 82-83 के बीच में। और उसके बाद एक डाकखाना मैंने मंजूर कराया। जी। जबकि हमारे गांव से बगल में सदीकपुर का बॉर्डर पड़ता, वहाँ भी डाकखाना था। हमारे गांव के पश्चिम तरफ थोड़ी दूर पर कंजा कला पड़ता, वहाँ भी डाकखाना था। उसमें कुछ दूरी की बात होती है। तो अपना प्रयास करके मैंने दौड़ धूप करके कुछ नेताओं से संपर्क करके, तो मेरे गांव में ईश्वर की दया से और आप लोगों की कृपा से प्राइमरी स्कूल हो गया, सड़क हो गई, पुल हो गया, बिजली हो गई। और 1983 में ही एक जूनियर हाई स्कूल, चूंकि बच्चे छोटे थे, जूनियर हाई स्कूल की स्थापना। जी। एक बड़े आदमी थे, पैसे वाले, कुछ दूर दराज से संबंधित भी थे। उनसे तमाम कॉलेज के लोगों ने कहा कि आप अपने नाम से कोई लाइब्रेरी बनवा दीजिए, कोई हॉल बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर लालजी चौहान कुछ करना चाहें तो मैं उनको मदद कर सकता हूँ। उन्हीं के नाम से जयकरण पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना मैंने जूनियर हाई स्कूल की किया 1983 हुई। और उसके बाद टेम्परेरी मान्यता की बात आई तो विद्यालय के नाम जमीन नहीं थी। संयोग से जहाँ विद्यालय बना है उसी के बगल में मेरी 10 बिस्वा जमीन थी। जी। सड़क के किनारे। जी। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उस जमीन को दे सकूं किसी को। जी। मेरे पिताजी के नाम बैंक का लोन था, कर्ज था, भागे भागे फिरते थे। लेकिन चूंकि प्रतिष्ठा लगी थी, उससे मैं अपना सामाजिक फर्ज समझता था। घर की चोरी चोरी जाकर के मैंने अपनी जमीन और विद्यालय के नाम दान कर दिया। तो अब टेम्परेरी मान्यता मिली 1983-84 में टेम्परेरी मान्यता मिल गई। उसके बाद फिर वो जो संस्थापक महोदय थे जिनके नाम से विद्यालय बना है, उन्होंने 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन का नामा लिया और कुछ पैसा दिया, जूनियर हाई स्कूल बन गया। 1987 में जयकरण पूर्व माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल को परमानेंट मान्यता मिल गई। और उसमें करीब जो स्टाफ था, 10 का स्टाफ था, उसको हाई स्कूल और इंटर भी किया जा सकता था। लेकिन जो स्टाफ के लोग थे, उन लोगों ने कहा साहब हम लोग 4 से 10 साल मेहनत किए हैं, अगर इसको हाई स्कूल इंटर कर देंगे तो जिंदगी भर के लिए हम लोग बिना तनख्वाह के मर जाएंगे, इसे एडेड होने दीजिए। तो 1983 का खोला हुआ स्कूल जाकर के 2007 में दिसंबर 6 में एडेड हुआ। और दिसंबर 7 से उन लोगों को तनख्वाह मिलना शुरू हुई। आज वहाँ 10 लोग तनख्वाह पा रहे हैं। और जो विद्यालय जयकरण पूर्व माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर। अच्छा, आपने और हर साल 4 जनवरी को संस्थापक महोदय के जन्मदिन पर वहाँ एक कार्यक्रम होता है संस्थापक दिवस के रूप में। वो कार्यक्रम संस्थापक दिवस रूप मनाए जाने के साथ साथ एक और हमारा उद्देश्य था कि उन्हीं लोगों से, कुछ समाज के बड़े अमीर लोगों से, धनी मानी लोगों से कुछ कंबल इकट्ठा करके 4 जनवरी के विकट जाड़े में वहाँ के कम से कम 40-50 से लेकर 100 विधवाओं को, गरीब अभिभावकों को हर साल कंबल से दिया जाता है। अच्छा, आपके साथ ये इस एजुकेशन लाइन में और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं? जी हाँ, ये एजुकेशन मैंने गरीबी का ये आलम ये था कि कुछ पैसे के नाते मेरी पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छूट गई। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा किया कि अगर कुछ पैसा रहा होता तो मैं पीएचडी कर लेता। तो लोगों ने कहा कि आप तो 1500 रुपए के लिए आपकी पीएचडी छूटी, समाज में इतने गरीब हैं 5 रुपए के लिए उनका नाम काट दिया जाता है बच्चों का, तो क्यों नहीं आप इस तरफ सोचते। तो समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे, जगह जगह एडजस्ट थे, उन लोगों को बुला करके मैंने मीटिंग किया। और उन लोगों ने कहा कि इसकी कमान आप संभालिए। हमने कहा भाई अध्यक्ष महामंत्री तो मैं नहीं बन पाऊंगा, जो मुझे राय है, दिशा है, आपको दे सकता हूँ, सोच है। तो एक चौहान शिक्षा समिति का गठन किया और उसमें अपने तरफ हम लोगों ने 10 रुपया महीना पहले देना शुरू किया। और कुछ दिन बाद जब 3-4 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया,
तब बिरादरी के हाई स्कूल पास, इंटर पास और बीए पास लड़कों को अगली शिक्षा के लिए उनका टेस्ट लेकर के उनका सिलेक्शन करके जो प्रतिभाशाली थे उनको पहले 25 रुपये महीना दिया। और बाद में उस सोसाइटी में इतने लोग जुट गए, धनी मनी लोग, उन लोगों ने कहा भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर है जो कि हमारी जात के नहीं है, ठाकुर है, सबसे पहले उन्होंने 13,000 रुपया दिया। अच्छा। उनका इतना पवित्र आप काम कर रहे हैं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, तो उन्होंने दिया पहले। उसके बाद हमारी बिरादरी के सज्जन जिन्होंने स्कूल बनवाया था उन्होंने पैसा दिया। ऐसे ऐसे देते देते करीब आज मुझे आपको बताने में ये और समाज पर मुझे गर्व हो रहा है, समाज के लोगों पर। किया तो मैंने कुछ नहीं, केवल मैंने पहल किया। आज लगभग 7 लाख रुपए के आसपास उस सोसाइटी में है। और उस सोसाइटी की तारीफ ये है कि जो पैसा देता है वो पैसा फिक्स कर दिया जाता है, उसका सूद ही गरीब छात्रों को बांटा जाता है। वो 7 साल 8 साल बाद वो पैसा उसको वापस करने को कह दिया जाता है। जो सहायता आपने सोसाइटी को दिया था, ये पैसा आपका सुरक्षित है, आप ले जाइए। जिस लड़के को आपकी स्कॉलरशिप दी गई आपके नाम से, उस लड़के को जानकारी दे दी जाती है कि तुम्हें स्कॉलरशिप कौन दे रहा है। अच्छा। और उनको बता दिया जाता है कि आपके पैसे का सूद किस छात्र को मिल रहा है। इतनी पारदर्शिता के नाते ही लोग उसमें जुड़ते चले गए। और सोसाइटी रजिस्टर्ड है। हमारे बगल में सोसाइटी के उपाध्यक्ष उदयराज चौहान जी भी बैठे हुए हैं। जी। आप चाहें तो आप इनसे जानकारी कर सकते हैं। जी। तो द्वारा कितने लोग प्रोडक्ट हुए, एमडी आए? तो चौहान जी, आप यहाँ पे क्या कहीं नौकरी करते हैं या? जी हाँ, मैं काशी घूमते स्वर्ण ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। जी। और ये जो भाई साहब ने बताया, इससे हम भी पीड़ित थे। जी। और समाज के लोग भी पीड़ित थे। जी। हम लोगों ने मिल करके इसको कार्य रूप दिया। जी। उसमें कुछ सफलताएं मिली। जी। आज हम लोगों के दिए हुए स्कॉलरशिप से एक लड़का एमडी डॉक्टर है। जी। 3 इंजीनियर सेवारत हैं। तो हम लोगों का भविष्य और भी आगे ले जाने का इसका है कि इसको इससे और भी अच्छा करें। जी। तो इसे आप आगे बढ़ाना और चाहते हैं? जी। ठीक है, धन्यवाद। हम लोगों की इच्छा ये है जी कि धीरे धीरे जैसे समाज के धनी मानी लोग इससे जुट रहे हैं, जी, इतना पैसा हो जाए जी, कम से कम जिस समाज के लिए, जिस बिरादरी के लिए ये सोसाइटी गठित की गई है, उसका कोई भी लड़का जिले का प्रतिभाशाली हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, डॉक्टरी पढ़ना चाहे और कुछ पढ़ना चाहे, उसका सारा खर्च ये समाज उठा सके अगर गरीब घर में पैदा हुआ। इसके लिए लंबे अमाउंट की जरूरत होगी। हम प्रयासरत हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। जहां 10 रुपए से 7 लाख हुआ है, हो सकता है कल 70 लाख और 1 करोड़ भी हो जाए। तो मैं समझता हूं जिले भर के गरीब छात्रों को सोसाइटी, समाज पढ़ा सकता है। उनके माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे मजदूर, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लागे आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं? जी हाँ। तो राजनीति में किस किस पद पे या किस किस? मैं राजनीति में शुरुआत में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं 72 में नाम लिखाया एमए प्रीवियस में साइकोलॉजी में जी, तो कांग्रेस से मैं पहले से ही जुड़ा था, बचपन से ही मेरा परिवार कांग्रेसी था जी। वहाँ जाकर के मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की NSUI शाखा का जनरल सेक्रेटरी हुआ। जी जी। और उसके बाद साल भर बाद को कन्वीनर बनाया गया, उपाध्यक्ष जिसको कहते हैं। जी जी। फिर वहाँ से जब एजुकेशन कंप्लीट करके आया यहाँ पर जौनपुर में, तो 1978 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया गया। अच्छा। बाबू राजदेव सिंह जैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी जी, वो अध्यक्ष थे। और मुझे गर्व होता है कि उस समय मैं 26 साल की उम्र था जब उन्होंने मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया। जी जी। उसके बाद 1982 में, तब से मैं महामंत्री था 82 तक। 1982 में जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। यहाँ बीच में साल भर के लिए मैं राष्ट्रीय छात्र संगठन का भी अध्यक्ष हुआ था जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लौट के आया था। जी जी। उसके बाद यहाँ मैं महामंत्री हुआ जिला कांग्रेस कमेटी का और 82 तक रहा। 1982 में डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। जी जी। 1984 तक मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। 84 के बाद से लगातार मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस की बुद्धिजीवी सेल का मैं कन्वीनर भी रहा हूँ। निर्मल खत्री उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद कांग्रेस में मैं यहाँ जमा रहा और लगातार कांग्रेस में रहा। 2 बार इंदिरा जी की गिरफ्तारी में, जब जनता पार्टी के शासन में गिरफ्तारी हुई थी, 2 बार मैं जेल भी गया। जी जी। उसी दौरान मेरी डिग्री कॉलेज की में एडहाक पर मैं पढ़ा रहा था जमुई में, उसको भी छोड़ दिया। फुल टाइमर राजनीति के लिए हो गया। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और समाज से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और समाज सेवियों के जीवन की चर्चा करना,
उनके नाम को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है, इस भर भी ये मेरी शौक थी, वो भी मैं करता राजनीति के साथ साथ। नहीं, आप शायद नहीं जानते हो, आपकी तारीफ सबसे बड़ी ये है कि राजनीति का इस्तेमाल समाज सेवा में करने की उदाहरण आप लोगों के सामने है कि राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ धन कमाने में न करके राजनीति में कैसे न करे और समाज सेवा में कैसे करे, ये आपसे सीखा जा सकता है। और आपने सुना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी जौनपुर के बहुत कुछ किया है। जी हाँ। तो क्या बताना चाहेंगे कि जब मैं पढ़ करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आया जी और यहाँ कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से सक्रिय हुआ जी और इंदिरा जी की गिरफ्तारी के दौरान जो जेल गया जी तो वहाँ कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमसे मिले, जी हमसे प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जिस बिरादरी से संबंधित हो जी इस बिरादरी के लोगों का देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है, लेकिन तुम्हारे समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो गुमनामी में खो गए वो सेनानी जी। अगर उनके लिए कुछ कर सको तुम अपना एक सामाजिक फर्ज पूरा करोगे। तो मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया, उन लोगों से जानकारी लिया। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हौज गांव है जौनपुर से करीब 8-9 किलोमीटर दक्षिण बनारस वाले रोड पर, जी जी, वहाँ पर 16 चौहानों को 1857 में फांसी की सजा 1858 में हुई थी। 1857 में उन्होंने बगावत किया, अंग्रेज बिगुड़ सार्जेंट था उसको मार डाले, 4 सिपाहियों को मार डाले, जिसमें वहाँ के 16 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ये इतिहास में लिखा था, लेकिन किसी ने उनकी याद में कोई बनवाया नहीं था शहीद स्मारक। उसी तरह से 1942 में धनिया माऊ का पुल तोड़ते समय तमाम लोग शहीद हुए थे, जिसमें हमारी बिरादरी के भी एक आदमी मौके पर मारे गए थे, राम पतारत चौहान, और 2 लोगों को बाद में गांव में पकड़ करके उनके घर के सामने चिरबिल का पेड़ था, वहां पकड़ करके अंग्रेजी पुलिस ने गोली मार दिया। 3 दिन तक लाश उनकी चिरबिल के पेड़ में बनी रही। ये दर्द, ये पीड़ा मुझे होती थी, चूंकि उन गाँव में रिश्तेदारियां भी थी। तो 1980 में ही विधानसभा चुनाव होने के बाद सबसे मैंने धनिया मऊ में अगरौला गाँव में शहीद स्मारक का शिलान्यास करवाया। तत्कालीन विधायक को ले जा करके चंदा इकट्ठा करके आपस में पहल किया। मैंने एक शहीद स्मारक का स्वरूप बन गया। उस गांव वाले हमेशा वहां उस शहीद स्मारक बरसी पर जाकर के पूजा अर्चना करते रहे। छोटा मोटा मेला लगता रहा। आज मुझे खुशी है कि बाद में आने वाले विधायकों ने, चाहे जिस दल के रहे हों, अपने कार्यकाल में आज उसे बड़ा व्यापक शहीद स्मारक का रूप दे दिए हैं। वहाँ बारात घर भी बनवा दिए हैं। तो आज भी वहाँ 23 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है शहीद मेला लगता है। उसके बाद हौज में 1987 में तत्कालीन कृषि मंत्री चौधरी नरेंद्र सिंह से हमारे संबंध अच्छे थे पार्टी के नाते, उनको मैंने बुलाया, उनको बताया। तत्कालीन डीएम थे नेतराम जी, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने रिकॉर्ड खुजवाया। उसके बाद सहमति हुई शिलान्यास की और 1987 में हौज में 16 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में शहीद हुए थे, उनका शिलान्यास, उनके लिए शहीद स्मारक का शिलान्यास हुआ। और कालांतर में चल करके आज बाद में आने वाले विधायकों ने उस शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको बनवाने के लिए मदद किया। मैंने सिर्फ पहल किया था, शिलान्यास करवाया था और उनका नेम प्लेट भी लगवा दिया था कौन कौन से लोग शहीद हुए हैं, जिलाधिकारी के हाथ से रिकॉर्ड लेकर के। आज वहां पर भी 17 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता है। और मेन रोड जो बनारस की है, जौनपुर से बनारस गई है, हौज में वहीं शहीद द्वार भी बना हुआ है। उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर शहीद द्वार बन गया। उससे एक चीज़ होती है, संतुष्टि मिलती है कि पद पदार्थ वैभव तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक फर्ज था, अगर हमने अपने राजनीतिक ताकत का, अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग ये समाज के दबे कुचले गुमनाम हुए समाज सेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उजागर करने में किया, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आप यहाँ देख के बहुत खुशी हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहते हुए बड़ा वो हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि कैसे आप यहाँ आए, किसने बुलाया, कहाँ से आपको जानकारी मिली। मैं तो हमेशा प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहने वाला आदमी था, जबकि मैं राजनीति में हूँ, मंचों पर भाषण भी जरूरत पड़ने पर देता हूँ। अपने आप वाले बड़े साहब ने अपना कभी इन सब चीज़ों, क्योंकि आपने पूछा मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें जो है ये गवाह हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर जरूरत न हो इसे आप प्रचारित नहीं करेंगे, क्योंकि मौन रह करके सेवा करने में मान बढ़ाई लोभ प्राप्त करने के लालच से मैंने इसे नहीं किया है। मैंने सामाजिक और दुनियावी फर्ज समझ करके किया। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन दुनिया के सामने समाज से जुड़ के काम करने वालों का नाम आना चाहिए, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपनी सहमति से इसे डालने की इजाज़त देंगे। धन्यवाद आपकी सुधार के लिए, धन्यवाद जिन लोगों ने आपको यहाँ बताया, जैसे आप आए
जी। उन लोगों के मध्य मैं कृतज्ञ हूँ कि इस नाचीज का इंटरव्यू लेने के लिए आपको कहाँ से मेरा पता कैसा मिला। मैं कोई बहुत बड़ा समाजसेवी नहीं हूँ, जी, जी। बहुत बड़ा कोई दानी